अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पर हमको बात करना है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल को बेस बनाकर स्फेरिकल वेव फ्रंट को किस तरह से समझ सकते हैं। यानी हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है और उसको यूज़ करके हम कुर्रवी नासिया मौज या स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो किस तरह से हम उसको ज्योमेट्रिकली उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है पहले उसको देख लेते हैं। आप देखिए, हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहना है कि अगर हम कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट अगर लेते हैं, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस मेन सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट की जो रेज हैं, लाइट की जो वेव्स हैं या उसकी जो किरणें हैं, वो निकलकर सभी दिशाओं में, सभी सिमतों में वो फैल जाती हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो तमाम लहरों ने, वो तमाम किरणों ने एक पर्टिकुलर फासला कवर किया है। उस फासले पर जो पॉइंट्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, वो एक जैसे फेज़ में होते हैं और उनको अगर हमने कलेक्ट कर लिए तो उनका जो लोकस हमको मिलेगा, जो उनका सेट हमको मिलेगा, इमेजिनरी सरफेस जो हमको मिलेगी, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। मतलब उर्दू में हम उसे नासिया मौज कहते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से, यानी इब्तदाई मंबा नूर से निकलने के बाद जो नूर की जो किरणें हैं या शुआएं हैं या लहरें हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कवर करती हैं सभी सिमतों में, और प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो तैयार करती हैं। इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लोग खुद सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। मतलब वो लोग सानवी मनाबे नूर बन जाते हैं। और जब ये सानवी मनाबे नूर यानी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट बन जाते हैं तो फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स को आगे की सिमत में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। ये जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स आगे की डायरेक्शन में जो बढ़े, इनके फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर हम एक टेंजेंशियल एनवेलप यानी एक ममासी गिलाफ अगर तैयार करें, यानी एक तसव्वुराती एक ममासी गिलाफ अगर तैयार करते हैं, तो वो जो गिलाफ जो तैयार होगा तसव्वुराती, उसको हम कहेंगे सानवी नासिया मौज। और इस तरीके से जो लाइट की जो शुआएं हैं या लाइट की जो एनर्जी है, तो वो एक नासिया मौज के बाद अगला नासिया मौज, फिर अगले के बाद और अगला नासिया मौज, इस तरह से ये लगातार आगे की डायरेक्शन में फैलती चली जाएगी। और इस तरह से नूर जो है, लाइट जो है वो कंटिन्यू आगे फैलता चला जाता है। तो ये जो डिटेल्ड जो अभी स्टेटमेंट हमने देखे, इसे कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, अब हाइजेंस प्रिंसिपल को बेस बनाकर हम सबसे पहले स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसको समझ सकते हैं। आप देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर हमको बनाना है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हमको सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जो कि पॉइंटेड हो। मतलब छोटा सा नुक्ता नुमा जिस्म लेंगे, और ये जो छोटा सा नुक्ता नुमा जो जिस्म है ये बहुत करीब भी होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना, बल्कि बहुत करीब चाहिए। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंटेड सोर्स है और बहुत ही फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हम फिगर में उसको देख सकते हैं। आप देखिए, जो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, इब्तिदाई मंबा नूर, उसमें से लाइट की किरणें निकली और उन किरणों ने सबसे पहले एक इब्तिदाई नासिया मौज तैयार किया। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से एक एरो दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा वेव फ्रंट है, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट है, या वेव फ्रंट एट द टाइम ज़ीरो। यानी स्टार्टिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि इब्तिदा में जो नासिया मौज बनेगा वो ये वाला है। अब इस नासिया मौज को हमने इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर इसको हमने ए बी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ए से लेकर बी तक ये जो कर्व जो हमको नज़र आ रहा है स्फेरिकल, ये हमारा
इब्तदाई नासिया मौज है, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, जो भी ज़रात है, बहुत सारे ज़रात होंगे उसके ऊपर, वो तमाम ज़रात सानवी मनाबे नूर बनेंगे, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज बन जाएंगे। और सेकेंडरी सोर्सेज बनने के बाद फिर ये अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स को, मतलब सानवी मौजों को आगे की डायरेक्शन में फैलाएंगे। और जब ये आगे की डायरेक्शन में इनको फैलाएंगे तो ये जो छोटे छोटे जो इनके कुर्रवी नासिया मौज जो बनेंगे, गोल गोल कुर्रा नुमा, इनके लिए अगर हम एक और वेव फ्रंट, एक और अगर हम टेंजेंशियल एनवेलप अगर बनाएं तो वो हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट के तौर पे मिलेगा। हम उसको वेव फ्रंट एट द टाइम कैपिटल टी बोल सकते हैं या सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लाइट की जो किरणें हैं वो लगातार स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आगे की डायरेक्शन में और आगे की डायरेक्शन में फैलती चली जाती हैं। ओके, इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम मुस्तवी नुमा, मतलब प्लेन वेव फ्रंट कैसे बना सकते हैं। तो आप देखिए, प्लेन वेव फ्रंट अगर बनाना है तो उसकी पहले बुनियादी शर्त आप ध्यान में रखो। उसकी शर्त यह है कि सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूरज, सितारे वगैरह। ये लोग जो हैं, यानी सूरज, सितारे, ये बड़े बड़े सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। हम इनका जो डिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट दूरी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनसे निकलने वाली जो लाइट की रेज है वो पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। अब क्योंकि ये रेज पैरेलल हैं, इसलिए इन सभी रेज के ज़रिए जो वेव फ्रंट बनेगा तो वो बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट बनेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो मान लो कि सबसे पहले इब्तिदा में, मतलब शुरुआत में पहला जो वेव फ्रंट बना तो वो ए बी है, यानी इस फिगर में जो आप देख रहे हो, इस फिगर में जो ए बी लाइन है तो वो हमारा इब्तिदाई नासिया मौज है, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट है, या वेव फ्रंट एट द टाइम t0 है, टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पर। ओके, अब होता यह है कि हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इस वेव फ्रंट पर जितने भी ज़रात होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो लोग सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनने के बाद वो लोग सेकेंडरी वेवलेट्स को आगे की डायरेक्शन में पहुंचाना शुरू कर देते। जब वो वेव्स आगे बढ़ती हैं तो उनके लिए जो टेंजेंशियल एनवेलप जो हम बनाएंगे, वो टेंजेंशियल एनवेलप भी एक प्लेन होगा, मतलब वो भी मुस्तवी नुमा होगा। इस फिगर में हमने उसको ए डैश बी डैश से ज़ाहिर किए। ये हमारा सानवी नासिया मौज, मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो लाइट की जो शुआएं हैं वो लगातार आगे बढ़ती चली जाएंगी और कंटिन्यू फैलती चली जाएंगी। ओके ओके, देखिए, अब अपना जो अगला जो टॉपिक हमको शुरू करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उर्दू में हम इसे कहेंगे इनेकास नूर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच लाइट रेज आर रिबाउंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सरफेस। यानी इनेकास नूर एक ऐसा अमल है जिसके अंदर नूर की शुआएं किसी एक पर्टिकुलर सतह से टकराकर वापस जाती हैं। तो सतह से टकराकर वापस जाने का जो अमल है उसे इनेकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब हमको ये देखना है कि हाइजिन ने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया, यानी अकॉर्डिंग टू हाइजिन्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे, यानी उसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके जो रे डायग्राम है, उसका जो शुआई खाका है, हम उस पर नज़र डालते हैं। जो फिगर आपके सामने अभी नज़र आ रही है ये है रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इनेकास नूर का शुआई खाका। इसके लिए आप याद रखिए, सबसे पहले हमको एक ऐसी सतह की ज़रूरत पड़ेगी जो इनेकास का काम करे, इनेकासी सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर अमल करे। ऐसी सतह आम तौर पर आईना होती है। ओके, तो आप फ़र्ज़ करो कि एम एन, यहाँ पर ये जो सबसे डाउन में जो आपको नज़र आ रही है एम एन, ओके, शेडेड जो है, तो ये एक आईना है और इस आईने के ऊपर हमने नूर की दो पैरेलल रेज जो है उनको इसके ऊपर इंसिडेंट किए। जिन रेज को हमने इसके ऊपर इंसिडेंट किए उनमें से एक का नाम है आर ए। आप गौर से देखिए,
आर ए, ये जो नज़र आ रही है आपको, और दूसरी जो शुआ इससे पैरेलल है वो है क्यू सी। क्यू सी, आर ए और क्यू सी, ये दो लोग नूर की दो पैरेलल शुआएं हैं। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इनका जो मंबा नूर है, इनका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी पर होगा। तो इन्फिनिटी से यानी इनफाइनाइट दूरी से ये शुआएं आ रही है, इसीलिए ये आपस में पैरेलल हैं। इनके बीच का जो फासला है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर फासला है, तो वो है ए बी, ए से लेकर बी तक। तो ये जो ए से लेकर बी तक जो फासला है, एक्चुअली ये वेव फ्रंट को दिखाएगा। मतलब ये वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। हम इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे या वकू पजीर नासिया मौज कहेंगे। ओके, अब आप देखिए, इस वेव फ्रंट यानी ए बी बनाने का फ़ायदा ये है कि इससे हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि वेव नंबर 1, पहले वाली जो किरण है, जितने टाइम में वो आर से ए तक पहुंचती है, उतने टाइम के अंदर रे नंबर 2 जो है वो क्यू से बी तक पहुंचती है। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो कि रे नंबर 1 आईने की सतह पर पहुंच गई है, जबकि रे नंबर 2 अभी हवा में है, यानी पॉइंट भी हवा में है। ओके, अब होता यह है कि रे नंबर 2 जब बी से सी तक जाती है, बी से लेकर सी तक जब वो जाती है, तो उतने टाइम के अंदर रे नंबर 1 जो है वो पॉइंट ए पर टकराकर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, यानी मुनकिस भी हो जाती। सवाल यह है कि वो मुनकिस होकर जाएगी कहाँ पर, यानी कितने दूरी तक। तो वो दूरी तय करने के लिए, यानी उसको डिसाइड करने के लिए हम एक काम करेंगे, बी से लेकर सी तक का जो फासला है, ओके, बी से लेकर सी तक का जो फासला है उसको हम रेडियस के तौर पे लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर मानकर वहाँ पर हम एक दायरा तैयार करेंगे। ये जो दायरा हम बनाएंगे, आधा दायरा यानी सेमी सर्कल बनाएंगे। इस सेमी सर्कल को यहाँ पर एक आर्क के तौर पे बताया गया है। ओके, फिर ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, इस सेमी सर्कल पर पॉइंट सी से एक टेंजेंट खींचेंगे, यानी एक ममास जो है वहाँ पर खींचा जाएगा, बनाया जाएगा। ये ममास इस फिगर में हमको नज़र आ रहा है सी से ई की तरफ। ओके, पॉइंट ई तक जो हमने सी से लेकर ई तक जो चीज़ बनाई है, तो वो एक्चुअली एक टेंजेंट है जो हमने उस सेमी सर्कल के ऊपर बनाया है। अब हमको पॉइंट ई मिल गया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और ई को गुजारने वाली रे बना देंगे। ए से ई की तरफ जाने वाली जो रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यानी मुनाकिसा शुआ है। इससे पैरेलल हम एक रे पॉइंट सी पर भी बना सकते हैं। जो पैरेलल रे हम बनाएंगे उसका नाम है सी एफ। इसका मतलब ये हुआ कि ए ई और सी एफ ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। इसका मतलब अगर किसी हमवार सतह पर, यानी आईने जैसी किसी सतह के ऊपर अगर दो लाइट की दो पैरेलल रेज अगर आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो पैरेलल रेज जो है वो पैरेलल अंदाज में ही, मतलब मुतवाज़ी अंदाज में ही वो रिफ्लेक्ट भी होंगी। ओके, यानी जिस तरह की रे आएगी उसी तरह की रे जो है वो टकराकर वापस भी जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो दोनों भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन सी, ए ई और सी एफ, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है सी ई, यानी सी से लेकर ई तक। तो सी से लेकर ई तक ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मतलब मुनाकिसा नासिया मौज। अब आप एक चीज़ देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले आने वाली जो रेज हैं, यानी आर ए और क्यू सी, इनके बीच में एक वेव फ्रंट बना था जिसका नाम था ए बी और जिसको हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला था। और अब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिनका नाम है ए ई और सी एफ, और इन दोनों रेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सी ई है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट होता है, यानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअली वेव फ्रंट के रिफ्लेक्शन के रूप में होता है। और इस तरह से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट के रूप में समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे, हमको एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इस फिगर के अंदर आप जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्लियरली मैंने काफ़ी बड़ा करके आपके सामने इसको पेश किया है।
आप देखिए फिगर में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे दो मुसल्लस हैं, दो दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक का नाम है ABC, पॉइंट बी पर 90 का एंगल है। ओके, तो ABC इज फर्स्ट ट्रायंगल और AEC ये सेकंड ट्रायंगल। ABC का जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट B पर जो एंगल बना वो 90 का है। ऐसे ही ट्रायंगल AEC के अंदर जो जो ट्रायंगल है तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें पॉइंट E पर जो एंगल बना वो भी 90 का है। आप याद रखिए पॉइंट E पर जो एंगल बना वो 90 का क्यों बना है, तो उसका रीज़न है ज्योमेट्री का एक थ्योरम डेफिनेटली आपको याद होगा कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, यानी ममास और निस्पुत्र जो होते हैं वो एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तो A से लेकर E तक जो है वो निस्पुत्र है और E से लेकर C तक जो है वो ममास है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब पॉइंट E पर जो एंगल बनेगा तो वो 90 का बनेगा। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई कि ट्रायंगल ABC में पॉइंट B जो है, एंगल B जो है वो 90 का है, और ट्रायंगल AEC में जो E है वो 90 का है। अब आप एक और चीज़ देखो, पॉइंट एंगल B का अपोजिट साइड है AC, मतलब AC जो है वो हाइपोटेनियस है, वो वित्र बन गया पहले ट्रायंगल के लिए। दूसरा ट्रायंगल जो AEC है उसके अंदर आप एंगल E के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो वो AC है, मतलब AC जो है फिर से हाइपोटेनियस बन गया, मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस सेम है। जब हाइपोटेनियस सेम है, और एक और चीज़ है कि आप देखो कि साइड BC को हमने बेस बनाकर, यानी BC को बेस बनाकर हम लोगों ने वो सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और उसका रेडियस हमने AE लिया था। इसका मतलब AE और BC सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो ऐसे हैं जिनका एक एक एंगल 90 का है। एक साइड जो है हाइपोटेनियस वो कॉमन है, और एक एक साइड यानी BC और AE ये इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये हाइपोटेनियस टेस्ट जो होता है, यानी वित्र ज़िला आजमाइश जिसे कहेंगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, उसके तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुतमासिल होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल मुतमासिल हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी सेम होंगे, मतलब जो नज़ीरी ज़ाविये जो होते हैं वो सेम होंगे। अब आप देखो पहला जो ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, उसका एक एंगल का नाम है BAC, ओके, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर है। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल जो है उसका नाम, उसमें दूसरा ट्रायंगल है AEC, और इसमें जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो है ECA। तो ECA जो है वो उसकी वैल्यू R के बराबर है, क्योंकि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसकी वैल्यू होगी। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिए कि A इज़ इक्वल टू E। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया, साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल ECA। इसका मतलब I इज़ इक्वल टू R, और I इज़ इक्वल टू R बोलते बराबर ये चीज़ साबित हो गई कि एक्चुअली ये जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी इनकास नूर का ये पहला कानून है, और ये हमने बहुत आसानी के साथ यहाँ पर प्रूफ कर दिया है इस जगह पर। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, और वो ये है कि इस फिगर में, मतलब जो रे डायग्राम हमारे पास है, उस रे डायग्राम के अंदर एक चीज़ क्लियर हो जाती कि जो नॉर्मल है, जो यानी नॉर्मल है ना उमूदी ख़त, उसके अलावा जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब के सब एक ही प्लेन में आएंगे, यानी वो सब कोप्लेनर होंगे तीनों भी ख़त। तो अगर ये तीनों कोप्लेनर अगर बन रहे हैं उस रे डायग्राम के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये बात साबित हो जाती कि जो दूसरा कानून है इनेकास नूर का वो भी साबित हो गया, क्योंकि इनेकास नूर का जो दूसरा कानून है वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लोग एक दूसरे के साथ कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट को देखेंगे। आप याद रखिए जब भी किसी सतह से इनेकास होगा, यानी आईने वगैरह से, तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। अब ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में और इमेज में एक फ़र्क ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ़्ट साइड बनेगा,
और ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड इमेज का राइट साइड बनेगा। यानी लेफ़्ट ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है अगर वो इमेज के लेफ़्ट साइड में अगर बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेटरली इन्वर्ट हुआ, वो ऊपर का नीचे नहीं हुआ। यानी उर्दू में हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दाएं का बाएं बन जाएगा और बाएं का दाएं बन जाएगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर इस इनेकास में हमको नज़र आएगी। इस चीज़ को बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन उर्दू में हम इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। उर्दू में हम इसे उफ़की माकूसियत या बगली माकूसियत या अर्जी माकूसियत कह सकते हैं। ओके, इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखिए, लेटरल इन्वर्शन। तो लेटरल इन्वर्शन उसी वक्त पॉसिबल है जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं। तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमको लेटरल इन्वर्शन जो है वो चीज़ नज़र आती है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी इन्हिराफ नूर। उर्दू में इसे इन्हिराफ नूर के अलावा इनेताफ़ नूर भी कहा जाता है। आप देखिए, इनेताफ़ नूर का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल सा मतलब है और वो ये है कि जब हम लाइट की किसी किरण को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, यानी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब वो दाखिल होती है तो उसका रास्ता थोड़ा सा तिरछा हो जाता, थोड़ा सा रास्ता उसका मुनहरिफ हो जाता। इस अमल को इन्हिराफ नूर कहते हैं। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी जब लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका रास्ता थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इस अमल को इन्हिराफ नूर या इनेताफ़ नूर या इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको हाइजीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए हम चलते हैं इसकी रे डायग्राम पर। आप देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो रे डायग्राम है वो अब आपके सामने है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है MN। तो MN जो लाइन है ये एक्चुअली एक सरफेस है जो सेपरेट कर रही है दो अलग अलग मीडियम को, मीडियम 1 को और मीडियम 2 को। आप यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर लो कि मीडियम 1 हवा है और मीडियम 2 पानी है। जो ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है तो मान लो कि वो पानी है। ओके, आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखो कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मीडियम 1 हमेशा हवा ही हो, वहाँ पर भी आप कोई दूसरा मीडियम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि मीडियम 1 हवा है और मीडियम 2 पानी है मान लो। तो लाइट की किरणें जो हैं, पैरेलल किरणें, वो पहले मीडियम से यानी हवा से आकर वो इस सरफेस पर मतलब लाइन MN पर आकर वो टकराएंगी। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लाइट की दो किरणें पैरेलल ले रहे हैं हम लोग। पहली किरण का नाम है A' और दूसरी किरण का नाम है B'(C). पहली किरण का नाम है A' और दूसरी किरण का नाम है B'(C). ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब इनका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, जब भी तो ये दोनों रेस जो है पैरेलल बनी। अब ये पैरेलल किरणें जो हैं ये बहुत दूरी से, इन्फिनिटी से ये इस सरफेस पर आकर टकरा गई। यहाँ पर एक ख़ास बात देखिए कि जब रे नंबर 1 पॉइंट A' से जब वो A पर पहुँचेगी उतनी देर में रे नंबर 2 B' से B तक ही पहुँचेगी। ओके, B तक वो इसलिए पहुँचेगी क्योंकि हमने A से लेकर B तक जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है पहले रे से दूसरे रे के ऊपर। तो ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रे नंबर 1 जब A' से A तक पहुंचती है उतने टाइम में रे नंबर 2 B' से B तक ही पहुंचेगी। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि पॉइंट B से पॉइंट C तक पहुंचने के लिए रे नंबर 2 को T टाइम लगा, यानी कैपिटल T टाइम। अगर उसको कैपिटल T टाइम लगता है तो B से लेकर C तक का जो फासला होगा वो फासला हम लोग वेलोसिटी के फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। आपको सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो कि हवा में यानी पहले मीडियम में लाइट की जो स्पीड है मान लो कि वो V1 है, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस BC अपॉन टाइम कैपिटल T। अब आप टाइम T को शिफ्ट कर दो तो V1 इंटू T हो जाएगा, यानी B से लेकर C तक का जो फासला है तो वो V1 इंटू T के बराबर होगा। तो ये फासला हमने यहाँ पे नोट कर दिए।
अब आप एक चीज़ देखिए, जितने टाइम में रे नंबर 2 पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचेगी, उतने टाइम में रे नंबर 1 का तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, वो तो मुनहरिफ होकर अंदर चली जाएगी पानी में, सेकंड मीडियम के अंदर। अब सवाल ये आएगा कि वो कितने दूर तक जाएगी? क्या वो उतना ही फासला कवर करेगी जितना फासला बी से सी तक है? तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए, बी से लेकर सी तक जो है वो मीडियम ऊपर, यानी हवा है वो मीडियम, वहाँ रफ्तार ज़्यादा होगी लाइट की जो स्पीड है वो हवा में ज़्यादा होती है, और मीडियम नंबर 2 में यानी पानी में या कांच वगैरह में स्पीड कम हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेकर सी तक का जो फासला है वो टी टाइम में ज़रूर कवर हुआ, लेकिन उतने ही टाइम के अंदर रे नंबर 1 कम फासला कवर करेगी पानी में, सेकंड मीडियम में। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस लेंगे, लेकिन उस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे, और कम करने के बाद उस डिस्टेंस को रेडियस मानकर और पॉइंट ए को सेंटर मानकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पानी में। ओके, यानी यहाँ पर उल्टा सेमी सर्कल हमको बनाना है नीचे पानी के अंदर, और फिर उस सेमी सर्कल के ऊपर हम पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो उस सर्कल को पॉइंट ई पर जाकर टच करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए से लेकर ई तक पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ए से लेकर ई तक जो ए और ई को जोड़ने वाली जो लाइन पास होंगी उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यानी इस तरह से पानी के अंदर या मीडियम नंबर 2 के अंदर रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ गई है। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि अगर इंसिडेंट रे ने आई एंगल अगर बनाया है नॉर्मल के साथ में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है ए ई, वो नॉर्मल के साथ, उसी नॉर्मल के साथ में वो एक एंगल बनाएगी आर, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ज़ाविया इन्हिराफ कहेंगे। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि इस फिगर में हमारे पास अभी 2 ट्रायंगल्स हमको नज़र आ रहे। पहला जो ट्रायंगल है, जैसा आप देख रहे हो, अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा। पहले ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ABC के अंदर पॉइंट बी जो है वहाँ का एंगल जो है वो 90 बनेगा, क्योंकि वो नॉर्मल हमने बनाया था, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने पहली रे से दूसरी रे के ऊपर, इसलिए वो एंगल 90 का हुआ। फिगर की ज्योमेट्री हमको ये बता रही है कि BAC जो एंगल बनेगा वो आई होगा। ओके, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 का है पॉइंट बी पर, और एक एंगल आई है पॉइंट ए पर, यानी एंगल ए जो है वो आई के बराबर है। अब हम देखते हैं अंदर वाली फिगर, यानी मीडियम नंबर 2 के अंदर पानी के अंदर जो ट्रायंगल बना उसका नाम है AEC। ओके, जैसा आप देख रहे हैं, आप क्लियर, AEC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पॉइंट ई पर जो एंगल बनेगा तो वो 90 का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर पॉइंट सी पर जो एंगल बनेगा अंदर वो आर के बराबर होगा, यानी इस ज्योमेट्री के हिसाब से, इसकी ज्योमेट्री को यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो एंगल आर होगा। आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर, यानी ट्रायंगल AEC में एक एंगल 90 का है जो कि एंगल ई है, और एक एंगल आर का है, आर वैल्यू का है, जो कि एंगल सी है। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में आप साइन आई निकाल सकते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन आई की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब हो जाएगा BC अपॉन AC। ओके, और ऐसी अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर साइन आर निकालते हैं तो वो आ जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड होगा AE और हाइपोटेनियस होगा AC। ओके, तो बस यही चीज़ हमको इसमें देखना है। जब आप इसको दोनों ट्रायंगल्स के लिए जब आप इस चीज़ कर लोगे तो पहले ट्रायंगल से आपको मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू V1T अपॉन AC, ये इक्वेशन 1, क्योंकि AC की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर BC की वैल्यू जो है वो V1 इंटू टी है। और दूसरे ट्रायंगल के अंदर हमको साइन आर की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगा AE अपॉन AC, AE की वैल्यू है V2 इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ मिलेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1T अपॉन AC डिवाइडेड बाय V2T अपॉन AC। आप देखो, T से T कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, इसका मतलब जो चीज़ आपको मिलेगी वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, मान लो कि हवा में नूर की रफ्तार c है। अगर हवा में नूर की रफ्तार c लेते हैं तो हम एक काम करेंगे, राइट साइड में ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को c से डिवाइड कर लो। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन सी डिवाइडेड बाई वी टू अपॉन सी। अब आप एक काम करो, वी वन अपॉन सी जो है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माकूस को, उसके रेसिप्रोकल को, यानी पहले मीडियम का। तो इसलिए हम वी वन अपॉन सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन n1। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उर्दू में हम इन्हिराफ नुमा या इनेताफ़ी इशारिया कह सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए वी वन अपॉन सी जो है उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन n1 और वी टू अपॉन सी जो है उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन n2। इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन n1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n2। और जाहिर है जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको एक चीज़ मिलेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। याद रखो n2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, एयर या वैक्यूम दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है। तो एयर या वैक्यूम के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, मुतलक इनेताफ़ी इशारिया कहते हैं उर्दू में। अब आप ये n1 और n2 को रीअरेंज कर लो। जब रीअरेंज करेंगे आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ये जो कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है तो ये इन्हिराफ नूर का पहला कानून है। बेसिकली ये कानून स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्नेल लॉ जो है उसको प्रूफ कर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं। आप देखिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कौन सा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। आप ऐसा इमेजिन करो कि जो पहला मीडियम है मान लो कि वो हवा है। अगर उसको आप हवा मान लेते हैं तो हवा के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, मतलब n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ जाएगी n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ऐसा होता है तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 2। इसका मतलब होगा, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, अब हम यहाँ पर रफ्तारों के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, यानी n12 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी v1 अपॉन v2। साथ ही साथ आप एक और चीज़ याद रखिए कि अगर हमारे पास जो मीडियम है यानी सेकंड मीडियम जो है अगर वो डेंसर मीडियम है तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, और अगर उसको आप ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं तो इसका मतलब सिंपल हो जाएगा कि v1 अपॉन v2 जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। अब आप v2 को उधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2। मतलब एक चीज़ प्रूफ हो गई कि वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम। लेकिन ये कब प्रूफ हुआ, जब हमने सेकंड मीडियम को डेंसर मीडियम मान लिए। तो प्रूफ हो जाता है हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। यानी लाइट की जो रफ्तार है वो कसीफ वास्ते में जो है वो कम होती है और लतीफ़ वास्ते में ज़्यादा होती है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अंदर ये पॉइंट बिल्कुल गलत था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। लेकिन हाइजेंस थ्योरी इस बात को प्रूफ करके बताती है कि ऐसा नहीं है। हाइजेंस थ्योरी ने ये चीज़ प्रूफ कर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। और इसी चीज़ को फोकॉल्ट ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताए थे। तो इस तरह से ये एक बिल्कुल करेक्ट एक पॉइंट हमारे पास प्रूफ हो गया है थ्योरेटिकली। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर हमको नज़र आ रही है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो MCQs वगैरह में कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
आप देखिए यहाँ पर अगर आप इंसिडेंट रेस को देखें, यानी A' और B' को अगर आप देखें तो उनके बीच का जो फासला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो AB है। और ये जो AB है एक्चुअली ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और जब इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है अंदर पानी के अंदर या सेकंड मीडियम के अंदर, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो हमको मिला वो है CE। और क्लियर हमको नज़र आ रहा है कि CE इज़ ग्रेटर देन AB। मतलब वेव फ्रंट जो है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो बढ़ रही है रिफ्रैक्शन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमेशा, इस बात को आप याद रखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमेशा, यानी ख़ास तौर से उस वक्त जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट आएगा तो जो वेव फ्रंट है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मिला है इस जगह पर कि यहाँ जो हमको मेन चीज़ जो हमको नज़र आई वो उसी के बारे में थी कि किस तरीके से हम इसमें AB जो है इट इज़ लेस देन CE, मतलब किस तरह से विड्थ ऑफ वेव फ्रंट जो है वो लतीफ़ वास्ते में, मतलब रेयरर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, और वो ये है कि जो लैटरल इन्वर्शन जो आईने वगैरह में होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमको लैटरल इन्वर्शन होते हुए जो मिला था, वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड जो है वो इमेज की भी लेफ़्ट साइड ही रहेगी। वो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट नहीं होगा, यानी लैटरल इन्वर्शन या उफ़की माकूसियत का जो अमल है वो इसमें नहीं होगा। ओके, यहाँ पर एक और मज़ेदार बात, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको नज़र आ रही है, और वो ये है कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी जब भी कोई लाइट की जो वेव है या लाइट की जो किरणें हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड, उनकी वेलोसिटी, उनका वेवलेंथ सब बदल जाते हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती, और वो है फ्रीक्वेंसी यानी तवातीर जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की कभी चेंज नहीं होती है जब उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, यानी तवातीर जो है वो तमाम मीडियम के अंदर तमाम बातों में वो कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, लेकिन इन्हिराफ नूर के अमल के दौरान। ओके, इसमें इस तरह से तकरीबन सारे पॉइंट जो है वो हमने स्नेल्स लॉ के डील कर लिए हैं, और फाइनली हम तमाम बातों को समराइज़ करते हुए ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू V1/V2। उसी तरह से उसकी वैल्यू साइन I/sin R होगी। और उसी तरह से एक और चीज़ है, और वो है लैम्डा के रूप में, यानी वेवलेंथ के रूप में। तो वो आ जाएगा, वो इक्वल आएगा λ1/λ2 के बराबर। इसका मतलब वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम और वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, इनका जो रेशो है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने शुरू में जो पॉइंट्स हमने पहले डील किए थे वो था हाइजेंस प्रिंसिपल को बेस बनाकर स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट को कैसे तैयार करेंगे। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिटेल्स देखे, और उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिटेल्स देखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर जो है वो अगले पॉइंट्स के साथ हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।